अग्रसेन ने पहला वार किया। भैरवी थोड़ा हट गई। बेबी गर्ल। भैरवी ने भी एक ऐसा वार किया कि अग्रसेन का हाथ ढीला पड़ गया, परंतु वो दोबारा भैरवी की ओर लपका। दुश। भैरवी ने फिर उसके वार से बचकर अपनी तलवार घुमाई। अग्रसेन अब क्रोध में आ चुका था। उसने आप देखा ना ताव सीधा वार भैरवी की बाजू पर किया, जिससे भैरवी की ब्याह से खून का गुरु। अब भैरवी भी क्रोधित हो उठी। उसने तेज रफ्तार से एक वार अग्रसेन की जांघ पर किया, जिससे उसे एक बड़ा सा घाव हो गया। उसके हाथ से तलवार छूटकर जमीन पे गिर गई। आह! फच! भैरवी ने मुड़कर देखा। सम्राट रुद्र प्रताप सिंह और शौर्य वेश बदलकर नगर में घूम रहे थे। उन्होंने अपना वेश बदला हुआ था, जिससे अग्रसेन सम्राट को पहचान नहीं। फॉल्स। अग्रसेन ने अपनी जान की पीड़ा को सहते हुए कहा, तू कौन है अजनबी? भैरवी ने घुटनों के बल बैठ अपनी बाईं मुट्ठी को दाएं कंधे पे रखते हुए कहा। सम्राट को काल भैरवी का प्रणाम। अग्रसेन भी उसी तरह बैठ गया। सम्राट, आप इस वेश में? तुमने मुझे कैसे पहचान लिया बालिका? भैरवी कुछ कहती इस पहले विकराल वहां आ गए और उसके कान मरोड़ दिए। आह! पिताजी छोड़िए। विकराल, भोजन किए बगैर यहाँ आ गई तुम भैरू? ये कन्या कौन है? वही हम सोचे कि विकराल के आनवा। महाराज, आप यहाँ कैसे? ये मेरी पत्नी है, काल भैरवी। 77। राजकुमार ने देखा कि भैरवी के बाजू पे एक घाव था। उसने अपने वस्त्र से एक थोड़ा कपड़ा फायदा और भैरवी के घाव के ऊपर बांधने लगा। धन्यवाद, लेकिन इसकी दो। अग्रसेन, कैसी लगी आपको भैरवी की तलवार? अग्रसेन ने शर्मिंदगी में अपनी नजरें झुका ली। सम्राट ने इशारे से कुछ लोगों को बुलाया और वो आकर अग्रसेन को वहां से देखा। अब हमें चलना चाहिए। यह देखकर हमें अति प्रसन्नता हुई कि हमारे राज्य में बालिकाएं भी उतनी ही शौर्यवीर हैं जितने की बालक। जाते जाते शौर्य प्रताप और भैरवी ने एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। रात के समय भैरवी श्यामली नदी के तट के किनारे बैठी थी। पूर्णमासी की रात थी और आसमान में चांद बहुत ही सुंदर लग रहा था। जंगल में अजीब सी शांति थी। फॉल्स। फॉल्स। भैरवी ने अपने कमर तक के लंबे बालों को खोल दिया। सुराहीदार गर्दन वाली भैरवी के मुख पे चांद की चमक थी। उसकी आंखें हल्के भूरे रंग की थी। होठ गुलाब की पंख। यूं तो उसे क्रोध नहीं आता था, लेकिन जब वो क्रोधित होती थी पूरी धाती हिल जाती थी। ऋषिगुरु भव्य ने इसी कारण उसे अपने क्रोध पे नियंत्रण करना भी सिखाया था। भैरवी की इकलौती कमजोरी उसके पिता विकराल थे। भैरवी उन्हें खुश देखने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो आज वो यहाँ अपने 15 वर्ष पहले मिले अजनबी मित्र से दोबारा मिलने आई थी। अपने मित्र के दिए हुए माला को वो हाथ में बांधे उसे देख रही थी और उसके ख्यालों में खोई हुई थी। ओम ओम ओम, ना जाने कब आएगा वो। भैरवी के लिए एक एक क्षण वर्षों समान था। वही दूसरे रास्ते से करणवीर मृदुला वन में एक अनोखे पेड़ की ढूंढ रहा था। उस स्वर्ण पेड़ को देखे हुए कितने वर्ष बीत गए। शायद कुछ दूर चलने बाद ही उसे वो विचित्र पेड़ दिख गया, लेकिन वो पहले जैसा नहीं दिख रहा था। वो पूरी तरफ सूख गया था और उसके फलों के बीज इधर उधर बिखरे हुए थे। करणवीर उसके पास जाकर उसे छू के देखने लगा। तभी उसे एक गहरी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो राजकुंवर। करणवीर ने कमर से अपना खंजर निकालते हुए इधर उधर देखने लगा।
यह मैं हूँ राजकुंवर। करणवीर ने ऊपर उस पेड़ के शाखों की ओर देखा। एली, मुझे मेरे कानों पे विश्वास नहीं हो रहा। मैं तुम कुछ बोले, क्या सच? मार, आप। आपने सही सुना, राज को मेरी सहायता करनी होगी। परंतु मैं किस तरह तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? 09 1992 14 दे बॉल फिलिप, अरुंधति होगा।